एंगल से एक रिपोर्ट जो है वो जस्ट हम कहते हैं जी एक एंगल से अगर हम बात करें तो रिपोर्ट एक तो वैसे जैसे आपकी गुजारिश की कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक, सैकड़ों उसकी टाइप्स बन जाती हैं, लेकिन कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो होने की। अब इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये असल में इसको हम बात कहते हैं कि हम रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन, जैसे मैं आपसे कह रहा था, हम डिफरेंट ग्राउंड्स पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, रिपोर्ट का जो मकसद है, ठीक है, उसकी बुनियाद पर किस मकसद के लिए, मार्केटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, जिसके लिए। फिर हमने कहा जी समटाइम्स वी क्लासिफाई दैट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पैन, वक्त के हिसाब से। जैसे आपके पास में डेली रिपोर्ट है, वीकली है, फोर्टनाइटली है, ठीक है, मंथली है, एंड सो ऑन। और इसी तरह एक रिपोर्ट हमने कहा कि समटाइम हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर निकली कहाँ से। पब्लिक रिपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर प्राइवेट रिपोर्ट है, फिर वॉलेंट्री है, फिर इनवॉलेंट्री। मेरे ख्याल वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, कल हमने इस पर काफी बात की थी। अब बात का हम रिपोर्ट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल फॉर्मेट एंड अपीयरेंस। एक चीज का जो फॉर्मेट है या उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं जी ये भी एक अंदाज है रिपोर्ट को क्लासिफाई करने का कि उसका फॉर्मेट क्या है और उसका या उसकी अपीयरेंस क्या है, लुक क्या है, देखने में कैसे, ठीक। अब इस हवाले से अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट, फिर हम कहते हैं रिपोर्ट आमतौर पर दो तरह की होती है, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, फॉर्मेट फॉर्मेट एंड अपीयरेंस बेस्ड। केवल देखिए आपके अपना कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ द बुक इन्होंने दी नहीं हुई शक्ल में, अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ लगा। ये भी एक अंदाजा है फॉर्मेट और अपीयरेंस की बुनियाद पर चीज कैसे होगी। तो हम इस तरह कहते हैं कि इसमें दो चीजें, एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट, ठीक हो गई, लॉन्ग रिपोर्ट एंड शॉर्ट रिपोर्ट। अब जो एग्जाम में जो एक पेट क्वेश्चन है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ये चीज पूछी गई है, ये पूछते हैं तो ये 101% है, ये कोई वैसे नहीं कि मैं कोई आपसे वैसे कर रहा हूँ, ठीक। लॉन्ग रिपोर्ट में इसके फिर दो एंगल्स। लॉन्ग रिपोर्ट जो है हम कहते हैं कि इसमें बल्कि दो नहीं, इसका एक ही एंगल बनेगा। वो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है। आमतौर पर दो तीन ऑप्शन होती हैं। लॉन्ग रिपोर्ट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल कम इनफॉर्मल, ये इस तरह की बात करता है। तो आपने कहना है कि लॉन्ग रिपोर्ट इज ऑलवेज फॉर्मल। ये उन्होंने काफी स्टूडेंट से पूछी लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है, स्टूडेंट को मतलब ये पॉइंट ही समझ नहीं आता पूछ क्या रहा है। लॉन्ग रिपोर्ट इज ऑलवेज फॉर्मल, ठीक। तो फॉर्मल आपको बताया कि समथिंग जो कि एक पैटर्न के तहत हो, एक प्रोसीजर के तहत हो, पहले से एक तयशुदा तरीकेकार के तहत हो, कुछ मखसूस रूल्स के तहत हो, ठीक है। कोई थोड़ा सा उसका सब्जेक्ट मैटर थोड़ा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर्मल का आपके पास टच स्टोन क्या है, अब वो जो क्या मैयार है कि फॉर्मल है। तो हमने कहा जी फॉर्मल के लिए भी गो फॉर टू थिंग्स, एक चीज तो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ये फायदा मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पूछते हैं कि फॉर्मल हम कैसे कहेंगे ये फॉर्मल, किसी भी सेंस में रिपोर्ट हो या वॉट एवर। तो हम दो चीजों को देखते हैं, एक देखते हैं हायरार्किकल लेवल। ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टचस्टोन ऑफ बीइंग फॉर्मल और इनफॉर्मल, हाउ वुड यू से कि यार ये फॉर्मल। एक हायरार्किकल लेवल को हम देखते हैं और एक हम सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। ये दो चीजें पक्की हैं इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि चीज फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, ठीक। हायरार्किकल लेवल से मुराद ये है कि रिपोर्ट जो है वो कहाँ से शुरू हुई, हु आस्क्ड यू टू राइट दैट रिपोर्ट, ठीक है। और जितना मतलब हायरार्की में, हायरार्की आप समझते हैं
जो डिफरेंट ग्रेड बोलते हैं, एमडी है, जीएम है, मैनेजर है प्लान। तो जितना ये लेवल ऊपर का होगा उतनी वो चीज कॉमन होगी। ठीक, एक तो ये चीज है कि फर्ज किया एक इदारे की सीईओ ने आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, तो हम कहते हैं यार सीईओ साहब ने कहा, ये तो कॉमन है। ठीक, और सब्जेक्ट मैटर मीन्स कि जो जिस मौजूद पे आप वो रिपोर्ट लिख रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इशू इज। फर्ज किया कोरोना पे एक रिपोर्ट तैयार होती है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम कहते हैं शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, तो इसमें इट इज कॉमन। अब रूटीन का कोई मतलब किसी हवाले से कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं मोहल्ले के प्रॉब्लम के हवाले से, तो हम कहते हैं इनफॉर्मल। इदारों में रूटीन में मतलब बेशुमार तरह की रिपोर्ट लिखी जाती है, एक डिपार्टमेंट दूसरे को लिखता है, तो रूटीन में इनफॉर्मल होती है। लेकिन फर्ज किया वो तो कहते हैं जी अब तो 6 महीने बाद हमने अपनी रिपोर्ट छापनी है। जो जो मैंने आपको बताया कि टाइम स्पेन बढ़ेगा, रिपोर्ट वुड ऑटोमेटिकली बिकम फॉर्मल। ठीक, फर्ज किया डेली रिपोर्ट इनफॉर्मल है, वीकली भी तकरीबन इनफॉर्मल है, मंथली काफी फॉर्मल है, क्वार्टरली उससे ज्यादा फॉर्मल है। ठीक है, सेमी एनुअल और सेमी एनुअल जो है उससे ज्यादा फॉर्मल है, बट जो एनुअल इज द मोस्ट फॉर्मल। कभी कभी ये आस्क द सेम क्वेश्चन, व्हिच रिपोर्ट इज द मोस्ट फॉर्मल रिपोर्ट, हम कहेंगे द एनुअल रिपोर्ट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फॉर्मल। एक बार ये दो तीन चीजें बिल्कुल की पक्की हैं कि लॉन्ग रिपोर्ट हमेशा फॉर्मल होती है, और फॉर्मल होने या ना होने का टच स्टोन या टच स्टोन से बड़ा होता है इस चीज को जांचने का मयार, इस चीज का हमारे पास क्या मयार है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो हमारे पास भी बहुत ये दो चीजें हमारी ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं चीज फॉर्मल है या इनफॉर्मल। और अगली जो एमसीक्यू में आपसे पूछते हैं दैट इज, वो कहते हैं कि आपकी जो लॉन्ग रिपोर्ट, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, दे कैन नॉट आस्क यू टू राइट लॉन्ग रिपोर्ट। एग्जाम में कह सकते हैं आपको, नहीं कह सकते ना। लॉन्ग रिपोर्ट इसलिए नहीं कहा जाता कि वो तो आपको इतना टाइम ही नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये करते हैं कि लॉन्ग रिपोर्ट की ओवरऑल लेंथ कितनी होती है? किसी को आइडिया है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट? जस्ट लेट मी ब्रिंग द क्लास। सॉरी जी, आई वाज सेइंग कि लॉन्ग रिपोर्ट की एक तो एक हमेशा कॉमन होती है, कॉमन होने का मयार ये दो चीजें होती है। लॉन्ग रिपोर्ट की अक्सर आपसे पूछते हैं कि इसमें एवरेज लेंथ क्या होती है, तो जनरली स्पीकिंग कहा जाता है। और इसमें भी मतलब क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं जो आपको डिफरेंट वो लेंथ दे देते हैं, जिसकी जो है लॉन्ग रिपोर्ट की लेंथ 10 सफ़े होती है, 20 होती है, 50 होती है। लेकिन आपने एग्जाम में ख्याल रखना कि यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखा फिर सवाल पूछा क्या जा रहा है। फर्ज के बाद आपसे कहता है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट, ये सवाल कुछ और है। फर्ज के बाद कहते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट, ये क्वेश्चन और है। वो आपसे कहते हैं मतलब ये है कि लॉन्ग रिपोर्ट की लेंथ कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा फर्क है। तो जो इसकी मिनिमम लेंथ, ठीक, मिनिमम कम से कम वो है 10 पेजेस। 10 पेजेस मीन्स whenever meaning up to minimum, that means कि up to 10 पेजेस जो है वो शॉर्ट रिपोर्ट होगी, लेकिन 10 पेजेस फर्स्ट ईयर हो गए तो हम कहते हैं आप हमारा लॉन्ग रिपोर्ट का मयार शुरू हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लॉन्ग रिपोर्ट की लेंथ कितनी हो सकती है, तो हम कहते हैं लॉन्ग रिपोर्ट की कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30, 50, 100,
1000, even more. ठीक, सो इसमें बात क्या हुई? पहली बात ये कि कम से कम जो है 10 पेजेस, क्लियर। मैक्सिमम की स्काई इज द लिमिट, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। हजारों में भी होती है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट छपती है दोबारा हजारों पेजेस पे होती है। ये कोरोना के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट छपती रही हूँ, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या कीड़े मकोड़े बनाए हुए थे, रंग बिरंगे जो है कोरोना की ऐसी ऐसी पिक्स थी कि बंदा कहता है पता नहीं कोई पेंटिंग, पता लगते तो कोरोना या उसकी वो है। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन ये हुआ मिनिमम क्या है। कभी कभी थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं, वो कहते हैं जी व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट। स्टैंडर्ड ये मिनिमम थी और एक स्टैंडर्ड। तो अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट यही समझते हैं स्टैंडर्ड से मुराद जी नासिर साहब ने कहा 10 सफ़े। हालांकि 10 सफ़े ठीक है, वो तो उसकी कम से कम रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि जनरली स्पीकिंग व्हेनेवर यू राइट अ लॉन्ग रिपोर्ट तो कितने सफ़ों में लिखते हैं। जैसे ना मुख्तलिफ इदारों में फर्ज के कोई भी है, टायर टायर वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, नेस्ले वाले हैं, कोई भी बड़ा ग्रुप है, तो जब वो रिपोर्ट लिखते हैं तो कहते हैं कि स्टैंडर्ड कितने की होती है। तो स्टैंडर्ड का ये है कि 40 to 50 पेज। अब देखिए ये सवाल कुछ और है, ये सवाल कुछ और। तो हमने चीजों को असल में ये किया होता है कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्मैटर, SMATTER। स्मैटर होता है किसी चीज को ऊपर ऊपर से लेना, सरसरी सा पढ़ना, उसका सुपरफिशियल नॉलेज होना। जब स्मैटरिंग की हो तो फिर ये है कि पेपर आप क्वेश्चन ज्यादा करते, रिजल्ट बुरा आता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में योर अप्रोच शुड बी लाइक दिस कि आपने फर्ज किया 60 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं पास हूँ। ये नहीं कि 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया तो फिर जब दुआएं शुरू कर दी, या अल्लाह खैर करें। अल्लाह ताला क्यों खैर करेगा? थिंग्स आर ऑलवेज ऑन मेरिट। अगर हम मेरिट पे चलते हैं तो वो मेरिट पे नहीं चलेगा। तो इसलिए एक ख्याली दुनिया से निकल आए। ठीक, ये होगी इसकी स्टैंडर्ड। और इसकी मैंने बताया कि वैसे कोई वो लिमिट कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब द सेकंड थिंग इज कि शॉर्ट रिपोर्ट, हमने अभी बात की लॉन्ग रिपोर्ट की। और लॉन्ग रिपोर्ट में मैंने कहा कि लॉन्ग रिपोर्ट इज ऑलवेज फॉर्मल। शॉर्ट रिपोर्ट की कोई he can put the same question, he or she can put the same question, लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट है ये फॉर्मल होती है कि इनफॉर्मल होती है। तो इट कैन बी बोथ वेज, ये दोनों इसमें हो सकते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट कैन बी फॉर्मल और ये इनफॉर्मल। फर्क आ गया कि नहीं? लॉन्ग रिपोर्ट इज ऑलवेज फॉर्मल, ये and long a short report can be formal or informal. ठीक, once again formal informal का थोड़ा सा आपको अंदाजा हो ही गया क्या में आ रहा है हमारे पास। ओके, अब इसमें ये है कि वो अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट की एवरेज लेंथ क्या है। जनरली स्पीकिंग व्हेनेवर यू राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट तो कितने सफ़ों में लिखते हैं? तो इसका रफ सा रेंज है 2 to 5 पेजेस। ठीक, एग्जाम में बात को इस तरह के थोड़े से बच्चों में स्टेज होते हैं जो पूछ लेते हैं उनकी मर्जी। ठीक, और एग्जाम में आप कीप इन माइंड कि एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके 2-3 एमसीक्यूज की बुनियाद पर आपको खुदा ना खास्ता रीपेयर होना पड़े। तो जब व्हेन यू हैव टू रीपेयर इन अ पेपर तो मजा तो उसी में खत्म हो जाता है। ये मसला आना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम एक चीज की स्टडी का अंदाज और होता है, सेकंड में यू गेट अ बिट बोर्ड, अगर थर्ड टाइम देना पड़े तो यू आर हाफ डेड, फोर्थ टाइम तो फिर आपको अल्लाह ताला ही पास करवाता है।
Hello. Sorry, yeah, there was. Sorry, there was sort of connection problem, right? Okay. So I was saying, yeah, short report जो है, it can be short formal report, it can be short informal report, it can be both ways. दोनों तरह हो सकती है. For average service question, it have 2 to 5 pages. एग्जाम में आमतौर पर स्टूडेंट 2 पेजेस तक लिखता है, ठीक? इट्स ऑलमोस्ट ओके. अब एग्जाम में ये ख्याल रखना है कि जो लिखना सिर्फ वही है जो आपको आता है, ठीक? आप जानते हैं हम इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फजिंग. तो फजिंग मीन्स भर्ती करना, यानी कि टोटल पूरा करना. सपोज आप इतनी राशि नहीं है, तुम जस्ट गो ऑन राइटिंग यार ये रिपोर्ट शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि कुछ नंबर आ जाए. तो ये फजूल लिखना है ना, भर्ती करना, इससे आपने बचना. काम वही करें जो रेलेवेंट, पर्टिनेंट, थोड़ा हो बेसिक रिसोर्स. अगर आपने रिपोर्ट लिखी है 1.5 पेज की लिखी है, नो दैट इज हैव अ फीलिंग यार इसमें आप मुझे भी ऐसा पॉइंट मिल नहीं रहा, तो ये बेहतर है कि आप उसको वहां छोड़ दो, बजाय इसके कि जिसमें 10-15 फालतू चीजें लिख लिखी हैं जिस तरह नंबर ज्यादा आएंगे. तो यार
चेक हो भी रहा है सर वो इंटरनेट ना डिस्कनेक्ट हो रहा है, सो बैटरी वजह से वो बंद हो जाता है उसको देखो। ठीक है मैं स्टार्ट कर जी। हेलो सॉरी यार आज थोड़ा सा नेट तंग कर रहा है बार बार। हाँ ओके सो अब मैं ये कह रहा था कि शॉर्ट जो है रिपोर्ट है दैट कैन बी फॉर्मल दैट कैन बी इनफॉर्मल, ठीक। और शॉर्ट रिपोर्ट का एवरेज मैंने कहा कि 2 to 5 पेजेस होते हैं। ओके एग्जाम में भी ख्याल रखना है कि जो भी लिखना है वो रेलेवेंट बात जितनी भी समझ आती। हम शॉर्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट की डिटेल डिस्कस करेंगे। फजूल लिखने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक। ऑलवेज बी पर्टिनेंट टू द पॉइंट, मतलब की बात लिखें, दैट्स ऑल। ओके तो ये हो गई फॉर्मेट और अपेयरेंस की बुनियाद पर रिपोर्ट की बात। अब इसमें जो चीज इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? As I've said earlier कि they cannot ask you to write a long report. Long report उन्होंने आपको लिखने को कहना नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं कह सकते। एग्जाम में आपको अक्सर जैसे मैंने आपसे पूछा और आपने कहा जी शॉर्ट रिपोर्ट लिखने का कहा जाता है और इसमें मतलब ये होता है कि मतलब वो आपसे कहते हैं कि राइट ए शॉर्ट रिपोर्ट एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ द थिंग कि रिपोर्ट फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो आपने खुद मतलब ये गेस करना है। कई दफा तो आपसे कहते हैं राइट ए शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट, लिखा होता है क्लियर कट, लेकिन सम टाइम यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। आपने खुद फैसला करना कि वेदर इट्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। खुद बंदा कहता है यार देखो ये जाहिर है फर्ज के एक इदारे के चेयरमैन या चेयरपर्सन ने कहा एक चीज लिखने के लिए, जाहिर ये तो फॉर्मल हो। हम कहते हैं यार इतने इंपॉर्टेंट इशू पर बात हो रही है, इसमें पूरा पाकिस्तान शामिल है, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी शामिल है, तो ऑब्वियसली ये तो फॉर्मल, ठीक। तो इसलिए आप खुद भी गैस कर सकते हैं वेदर थिंग इज फॉर्मल और नॉट। लेकिन एग्जाम में वो आपसे फॉर्मल कहते हैं इनफॉर्मल कहते हैं। जनरली स्पीकिंग दे आस्क यू टू राइट अ शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट। हम पहले उसका थोड़ा सा खाका बना लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये चीज थोड़ा सा तंग करती है। लेटर की हद तक तो मैंने देखा स्टूडेंट थोड़ा बहुत लिख ही लेते हैं, लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट जब लिखी कहा जाता है, ये सम टाइम ये भी होता है, आपको जैसे बताया कि आपको मतलब दोनों ही जो है वो क्या होती है शॉर्ट रिपोर्ट का कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन जी वो 20 मार्क्स के आते हैं, दोनों का जी ये रिपोर्ट लिखें ये रिपोर्ट लिखें, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वॉट एवर। शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट जो है इसका जो है पैटर्न क्या है ये थोड़ा सा आप देख लें, क्योंकि एग्जाम में आपने ये चीज उन्होंने पूछना है। इट्स वेरी सिंपल। कम से कम आप इसका, मैंने देखा कि मतलब अक्सर स्टूडेंट से इतना लिख नहीं पाते क्योंकि हमें इतनी लिखने की आदत नहीं है, और ये टेक्सटिंग का जब से सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद तो अंग्रेजी ने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। हाउ वुड यू, इसमें आपने ख्याल स्टार्ट कैसे करना, फर्स्ट किया आपको किसी भी मौजूद पर उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि हमारी जो है फर्ज के सेल जो है पिछले 6 महीने में मुसलसल उनमें डिक्लाइन आता जा रहा है, नीचे आती जा रही है। तो आपको फर्ज किया जीएम ने कहा है किसी मैनेजर को कि आप यार शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट तैयार करें और ये मतलब बताएं कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी किसी रिपोर्ट में आपको ये कहा जाए कि इसकी वजह तलाश करें, तो फिर आपको बताया था जैसे कल कि वो एनालिटिकल रिपोर्ट होगी, तज्जिया होगा। तो अगर आपको वैसे ही कहा जाता है जी बताएं कि मतलब क्या क्या मसला है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी। व्हेन यू नो द रीजन ऑफ समथिंग, इस चीज की तो एनालिटिकल होगी। और वैसे ही अगर आप कहें कि फलां मसले हैं जी, फलां जगह सेल्स कम है, फलां जगह कम है, फलां जगह कम है, व्हाट पे फोकस करें, ये इंफॉर्मेशन
ओके, अब आप देखिए शॉर्ट रिपोर्ट में हाउ टू स्टार्ट, वेरी सिंपल। ये भर के आपका पेज, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, ये तो प्रैक्टिकली आपने करना है, ठीक? इसमें हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, पर ये लेफ्ट साइड है, ये पेज की लेफ्ट साइड, यहाँ हम देखते हैं सबमिटेड टू, आगे ये लगा देते हैं सबमिटेड टू मीन्स जो भी आपने रिपोर्ट लिखी आपने किसको वो मतलब आपने जमा करवानी है, तो इसमें उस बंदे बंदी का नाम और उनका ओहदा, नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक? फर्स्ट के बगल सबमिटेड टू, राइट, अमजद गुल जीएम रिसर्च, इसमें सबमिटेड टू के आगे आपने क्या लिखना है, ये लिख के फिर आगे फर्ज किया मिस्टर गुल, कोई भी इसका नाम, जीएम व्हाटएवर, प्लान जीएम रिसर्च, ठीक? ये लिख के ये पेज की मैं लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ। अगली लाइन में आपने लिखना है सबमिटेड, आप तो अपने फॉर्मेट ही ठीक करते हैं ना, हाँ, इसमें ये किसने जमा करवाई, इसी स्टाइल से उस बंदे या बंदी का नाम और उनका डेजिग्नेशन। लेकिन फर्क सिर्फ ये रखना है कि जिसको हम लिख रहे हैं उसके साथ हम मिनिस्टर का लफ्ज या मिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो बंदा खुद लिख रहा है वो अपने साथ जाहिर है मिस्टर वगैरह नहीं लगाएगा, नाम ही लिखेगा, ठीक? इसमें आप जो है के मैनेजर जो मैनेजर प्लानिंग कर, ठीक? ये मैं सफे की लेफ्ट साइड पे सब कुछ लिख रहा हूँ, और आपने इस लाइन इसमें अगली में आप लिखेंगे SUB से मुराद होंगे साबित, वो जिसके आगे डबल डॉट डाल देंगे। फिर रिपोर्ट का मौजू क्या है, जैसे हमने लेटर में लिखा था कि रिपोर्ट का मौजू जो है टॉपिक शुड बी क्लियर, सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट के अपना कहता हूँ, फर्स्ट यही इसका मौजू है, रिपोर्ट अपॉन द इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे लेटर में हमने कहा मेन अल्फाज हैं उनको थोड़ा सा अपने नुमाया करते हैं, ठीक है? ये उनके फर्स्ट लेटर, और इसको थोड़ा सा जस्ट टू डाउन इट अ बिट, थोड़ा सा अच्छा स्पेल देने के लिए इसको अंडरलाइन कर, ये हो गया। अगली चीज आपने लिखनी है डेट, और डेट जो है ये भी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है लेटर में भी कि डेट लिखने का सही स्टाइल क्या है। तो डेट इज नेवर रिटन इन फिगर्स, फिगर्स में कभी नहीं लिखी जाती, इसका हम हमेशा जो है इस तरह लिखते हैं कि महीना वर्ष के बगल में, ठीक है, मार्च 7, 2020, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट केस तो लिखता हूँ 7 मार्च 2000, ये भी ठीक है। अगर लिखता हूँ तो 7 मार्च, ये भी ठीक, ठीक है। लेकिन फर्ज के अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मतलब ये है क्या है, फर्ज के मतलब साल जो है मार्च, और इसको मैं यूं लिखता हूँ जैसे हम अक्सर लिखते हैं रूटीन में, ये तो ये भी लेटर में चीजें में अक्सर पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट राइट फॉर्म टू दैट फैक्ट राइट, तो डेट लिखने का सही तरीका क्या है, इस तरह के सारे ठीक है, और फिर में लिखना रहता है, ठीक? तो रिपोर्ट में भी जरा आप थोड़ा सा इसी तरह कर लें कि इसमें आपने डेट को, ठीक है, समझ आ रही बात, डेट को आपने लिख दिया, और ये सब कुछ हम लिख रहे हैं कहाँ पर, पढ़ के आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर की यानी कि लेफ्ट साइड पे आपने ये तीन तरह लिखते हैं। देखिए कम से कम एग्जाम में ये बात तो आप कर सकते हो ना कि अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कहते चलो यार कम से कम इतना तो कर लूंगा, थोड़ा सा फॉर्मेट कम से कम क्लियर हो। हालांकि इट्स नॉट द केस के फॉर्मेट के आधे नंबर होते हैं जैसे स्कूलों कॉलेजों में कहा जाता था, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली मेन चीज तो ये है कि आपने रिपोर्ट में लिखा गया, लेकिन अगर आपका ये सारा फॉर्मेट अपीयरेंस ही ठीक नहीं है तो उससे वैसे ही मुमकिन हो कि यार ये तो पता ही नहीं मुमकिन है, तो चेक करने की तकलीफ ही ना करे, ठीक? ये आपने लिख दिया, उसके बाद अगली चीज ये हमें स्टार्ट में लिखनी है सफेद लेफ्ट साइड। अब उसके बाद जो मेन चीजें आएंगी वो है, पहली चीज है इंट्रोडक्शन,
ठीक है, फॉर्मेट कम से कम 100% ओके कर, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसमें रिक्वेस्ट ये है कि मतलब ये जो हम कर रहे हैं इसके बाद किसी बुक को मत देखिए, क्योंकि बुक्स में होता है फॉर्मेट बड़े मिक्स फॉर्म में दिए हुए हैं, उनके जो फॉर्मेट्स को मिला के लिखा हुआ स्टूडेंट उससे कंफ्यूज हो जाता है। कभी लेटर भी लिखा हुआ, कभी ये लिखा हुआ, मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ। तो इसलिए अगर अभी थोड़ा सा इस पैटर्न को लेके चल रहे हैं तो को लेके की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बंदा पढ़ा रहा होता है उस बुनियाद पर पढ़ा रहा होता है। ये तो नहीं कि जो बुक आपने पढ़नी थी पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, टीचर ने भी अगर वही पढ़ी हुई तो टीचर ने क्या काम करना है। इंट्रोडक्शन लिखा, अब इसमें तो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन में आपने लिखना क्या है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग अक्सर इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कहानियां शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आपके इल्म में है फलां है फलां, हालांकि जस्ट सिंपल सा पॉइंट है, इट्स वेरी सिंपल। इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि ये जो ऊपर हमने बात की, ये इन बातों को अगर आप फैला के लिखते हैं इन वन पैराग्राफ और तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। यू हैव टू एक्सपैंड दीज फोर थिंग्स। इंट्रोडक्शन इनकी एक पैराग्राफ में वजाहत का नाम है, वजाहत से मुराद ये कि मतलब इधर हमने थोड़ा सा इस तरह लिखा है और इसमें इंट्रोडक्शन में आप इन्हीं चार बातों को एक लिहाज से पैराग्राफ की शक्ल में लिख देंगे। फर्स्ट किया कि फाइव से मैं कहता हूँ दिस रिपोर्ट इज this report is was submitted to Mr. Good GM Planning. The report was submitted by Tanveer Management Planning. The subject of the report is this, or date of submission of report to the board. मतलब आपने this way or that way इन तीन चार बातों को आपने इधर लिख देना, थोड़ा फैला देना, ये आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आमतौर पर एक पैराग्राफ ही बनता है जनरली। क्लियर? एक्चुअली होता ये है कि ये थोड़ी सी क्लासेस में हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने अपने तौर पे ये कर सकते हैं कि आपको कहीं से भी कोई रिपोर्ट देके आईसीएमए की साइट्स पे रिपोर्ट पड़ी हुई गूगल करके वैसे देख लें, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़ा हाथ खोलने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि मतलब एक फर्स्ट टाइम जब अगर आप वहां जाके लिखेंगे तो आप में चीज आपसे नहीं होती, एरे नहीं बनता, तरतीब नहीं बनती, ठीक। तो आपने थोड़ा सा हल्की सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेक्निकली भी वो ठीक हो, थीम के हिसाब से भी ठीक। ओके जी। अच्छा, नेट फिर तंग कर रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है, या आवाज आ रहा है, या क्या थोड़ा प्रॉब्लम किस तरह का है? जी, नेट में पहले रुकावट थोड़ी सी थी, फिर उन्होंने थोड़ा ओके किया तो है। एनीवे जस्ट यार लेट्स ओके, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन चॉइस। व्हेन यू हैव नो चॉइस तो जाहिर है इस करंट में इसको थोड़ा सा कोशिश करें। ये लिख दिया, इंट्रो लिख दिया, और इंट्रो में गलती आपने इन बातों को, चार पॉइंट को फैलाने का नाम इंट्रोडक्शन। ठीक, रिपोर्ट किसने लिखी, किसको लिखी, किस मौजू पे लिखी और किस डेट पे लिखी। इफ यू डायलेट अपॉन दिस स्टफ, अगर आपने इस बात को थोड़ा फैला के लिख दिया इसमें, तो एक पैराग्राफ में ये आपका इंट्रो बन जाएगा। ठीक हो? कभी कभी वो आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता है कि जो लफ्ज इंट्रो है, ये जो मैंने लिखा है इंट्रो, ये आपने ये लफ्ज लिखना है या नहीं लिखना। शॉर्ट रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट में भी से ये चीज ऑप्शनल, अगर हम लिखते हैं फिर भी ठीक है और ना लिखें फिर भी ठीक है, लेकिन रूटीन में हम अक्सर लिखते हैं और उसके बाद इस बात को फैला देते हैं। ठीक है, इससे अगला स्टेप क्या होगा, मैं सीक्वेंस में चलने को ये लिख दिया, फिर नंबर वन इंट्रो हो गया, नंबर टू जो है क्या होगा, सीधी सी बात है, जो भी आपने रिपोर्ट देखिए, चीज का कॉन्सेप्ट नहीं उठाना, स्टूडेंट मार्क करने की वजह की चीज बड़ी होती है, क्वेश्चन को मतलब वो समझता ही गलत अंदाज से, तो शायद एक चीज हम कहते हैं मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी या मेथडोलॉजी का दूसरा नाम है प्रोसीजर। ठीक है, इनमें से कोई है।
इवन मोर कॉमन जो है वो है सोर्सेज, ठीक है, एज टू URC सोर्सेज, ठीक, मेथडोलॉजी, प्रोसीजर या सोर्सेज, ठीक है। इनमें से कोई एक लफ्ज, ये नहीं कि सब कुछ लिखा है, वो कहेंगे यार अच्छा यू हैव टू गो फॉर वन, इनमें से किसी एक को लिखें, ठीक है। ये मैं इंट्रो के बाद की बात कर रहा हूँ। इंट्रो के बाद आपने लिख दी मेथडोलॉजी, तो मेथडोलॉजी को प्रोसीजर भी कहते हैं, सोर्सेज वगैरह भी कहते हैं। इनमें से कोई एक लफ्ज लिख दिया, ठीक। और अब द क्वेश्चन इज कि इससे मुराद क्या है, कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है, ये सोर्सेज क्या हैं, या आपकी प्रोसीजर क्या है। तो जैसे कॉमन सेंस की बात है, इससे मुराद, इसमें स्टूडेंट क्या करता है कि वो इसमें रिपोर्ट लिखना शुरू कर देता है, जी वी इंटरव्यू डिफरेंट पीपल एंड दे रिस्पोंडेड लाइक दिस। ये नहीं करना। मेथडोलॉजी या सोर्सेज नाम से जाहिर है, इससे मुराद ये है। लेकिन बेशुमार क्वेश्चन पेपर में इस तरह होती है, जरा सी इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। उसमें ना बुक का ताल्लुक है, ना टीचर का ताल्लुक है, ना नॉलेज का ताल्लुक है। इट इज जस्ट ये, इसको थोड़ा सा सोचे पढ़ना चाहिए, ठीक। इसमें आपने करना क्या है मेथडोलॉजी में, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये लिखना है कि आपने क्या किया, मतलब आपका तरीकेकार क्या था। फर्स्ट के मैं आपसे कहता हूँ, आशिर आपकी मेथडोलॉजी क्या है, पढ़ने की मेथडोलॉजी क्या है। आप कहते हैं जी मैं फर्ज किया जी इस तरह, मतलब रोजाना मतलब ये है कि 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। हर बुक के लिए मैंने फर्ज किया इतना टाइम रखा हो, 1 घंटा मैं अकाउंटिंग को देता हूँ, 1 घंटा इसको देता हूँ। और मेरा ये मेथडोलॉजी है कि मैं जो चीज़ फर्ज के पढ़ता हूँ उसको थोड़ा लिख लेता हूँ, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटेजी टाइप है। तो यहाँ मेथडोलॉजी से मुराद हम ये लेते हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर लिखो मेथडोलॉजी, प्रोसीजर या सॉफ्टवेयर, इससे मुराद हम लेते हैं कि आपका क्या तरीकेकार क्या था, तो हाउ डिड यू, जी ये क्या है, ऊपर सर, ऊपर, हाँ ठीक है। तो बहरहाल ये मैं आपसे कहा कि इसमें ये मैंने जैसे नीचे लिखा भी है, इसमें जो किसी एक को ले लो। नंबर 2 का हम सेइंग कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है, ठीक है, ठीक? आपका तरीकेकार क्या है, या आपका सोर्सेज क्या है, इसमें आपने क्या करना है। इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि जी हमने जो रिपोर्ट जो तैयार की है, इसको हमने मतलब कैसे, हमने डेटा वगैरह कहाँ से लिया, तरीका हमारा क्या था। तो मेथडोलॉजी में बात तो यही क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। मेथडोलॉजी में बेशुमार टेक्निक्स होते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। ज्यादा कॉमन है इंटरव्यू, हम कहते हैं हमें लोग इंटरव्यू लिया, मेथडोलॉजी थी कि मतलब इंटरव्यू लिया, या फर्ज के मेथडोलॉजी ये हो सकती है कि हमने लोगों में क्वेश्चन बांटे, सवाल नामे बांटे, ऐसे कहते हैं क्वेश्चन आंसर, ये एक मेथडोलॉजी होती है। ये फर्ज की एक चीज होती है, आप कहते हैं हम वहां जाके हमने खुद ये सब कुछ देखा, ऑब्जर्वेशन में खुद जाके हमने देखा कि इसमें ये है। ये फर्ज के आपको बोलता है कि आज के दौर में मतलब हम कहते हैं हमने इसके लिए सिर्फ जो है वो कुछ क्या है, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो आपके जो है साइट्स हैं, सिर्फ उनमें से हमने जाके ये चीजें इकट्ठी की। तो इस तरह मतलब जो भी आपका जरिया था वो आपने लिखते हैं। ये नहीं करना कि सब कुछ लिख देना जी हमने। इट इज पॉसिबल कि एक चीज के लिए आपने इंटरव्यू भी किया हो, सवालनामे भी बांटे हो, ऑब्जर्व भी किया हो, ऑनलाइन जो है लिंक्स वगैरह वो आपके पास हो, वॉट जो भी आपने किया वो आपने लिखा है, ठीक। अब देखिए इंटरव्यू में कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं जी इंटरव्यू की शक्ल क्या हो सकती है। ऑल ऑफ यू नो इंटरव्यू फिजिकल सेंस में हो सकता है, इंटरव्यू एक टॉपिक है, इसके डील करेंगे इंशाल्लाह, और इंटरव्यू टेलीफोनिक हो सकता है। आज के दौर में कई शक्लें बन गई चीजों। क्वेश्चन जो है ये आपको मतलब सवालनामे को कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा एरियल वाले, एक्सेल वाले अक्सर बेचारी लड़कियां फिर कि ये सवालनामा जिसमें अपनी राय दे रहे, राय नहीं देने नीचे साइन करके दे दें, राय हम खुद दे लेंगे, इस तरह के मसाइल है हमारे। कभी हम ये कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से मुराद है मुशाहिदा, क्या वहां जाते हैं खुद देखते हैं, पर कभी कहते हैं कहाँ जगह जो है ये मसला चल रहा है,
तो मतलब तो ये ठीक है, हमने रिपोर्ट लिखनी है, हम खुद चलते हैं वहाँ देखते हैं कि बाकी चीज हो भी रही है, ये बात देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे कैसा कैसा फेक काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है व्हेन यू प्रैक्टिकली गो समवेयर एंड व्हेन यू ऑब्जर्व दैट थिंग, तो योर आईज, तो फिर बंदे की एक राय थोड़ी सी बदल जाती है। ऑब्जर्वेशन कभी डायरेक्ट हो सकती है, कभी इनडायरेक्ट हो सकती है। इतनी तफसील में अक्सर जाते नहीं, कभी कभी चले जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि फर्ज किया, मतलब मैंने एक रिपोर्ट लिखनी थी तो मैं खुद वहां पहुंचा और मैंने कहा अच्छा यार ये है, ये ज्यादती हो रही है, फलां को मारा जा रहा है, फलां हो रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जिस बंदे या बंदी ने लिखनी थी अगर वो खुद वहां पहुंचे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि यू मेक सॉर्ट ऑफ, तो आपने टीम बना देते हैं। जैसे फर्ज किया हमने कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ यार हम यूँ कर लेते हैं कि हम 5-5 का ग्रुप बना लेते हैं। आप ग्रुप जो है फर्ज के इक्स्ट्रा में चले जाओ, आप लांडी में चले जाओ, आप मजान में चले जाओ, तो वहां देखो क्या सिचुएशन है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन ये कभी कभी थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, ठीक। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसी को रिप्रेजेंटेशन मेथड भी कहा जाता है, इन विच आप खुद नहीं जानते बल्कि आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके कुछ नुमाइंदे जो है वो वहां जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट के स्टूडेंट्स को से आपने रिक्वेस्ट की या प्लीज वहां जाके देखो क्या है, हम फिर भी आना ये काम भी कर रहा हूँ, होता है ना कभी कभी हम कहते हैं स्टूडेंट ओके। लेकिन ये जो भी मैंने कर रहा हूँ, ये तो बाइजा में एमसीक्यूज के हवाले से पेपर में जो आपने मेथोडोलॉजी लिखना है वो आपने क्या करना है, इनमें से जो भी आपने की है उसका जिक्र कर देना है। और ये भी आमतौर पर एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, वन पैराग्राफ, सिर्फ ये 5 से 7 लाइन। अब उसमें फर्ज के हम ये कहते नहीं, हमारा तरीकेकार ये था कि वी interviewed right people of different age groups. We also gave them questions, हमने उनको क्वेश्चन दिए और लोगों ने उसका जवाब दिया और उसकी बुनियाद पर हमने रिपोर्ट तैयार की, ठीक। तो इसमें और कहानियां नहीं, इसमें अपने रिपोर्ट लिखना नहीं शुरू करनी कि लोग ये कहते हैं कि कोरोना झूठ है, फलां चीज झूठ है, बल्कि आप मेथोडोलॉजी में जस्ट ये अपने करना चाहिए कि आपने ये इस अंदाज से डेटा इकट्ठा किया, इसका जिक्र करना, ये मसला, ठीक। ये मैंने आपको बताया वन पैराग्राफ। अब इसमें देखें एग्जाम फेल होने की वजह क्या होती है, वजह ये होती है, मैं कुछ से पूछ रहा था, मैंने कहा यार आपने रिपोर्ट लिखी, जैसे हाँ जी लिख तो ली है, ठीक होगी, लेकिन हमने वही है मिस वन थिंग, एक चीज हमने मिस कर दी। मेरे स्टूडेंट नहीं थे, कोई और थे जो, मैंने कहा क्या मिस कर दिया, कहते सर वो एक चीज होती है, पता नहीं फाइनेंस कहते हैं उसको, वो हमें याद नहीं रहे। अब देखिए ये होती है गड़बड़, इससे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉल, ठीक है। हॉल कहते हैं किसी बड़ी चीज होती है, जो चीज हॉल कर रही है, चीज के कह रही है गड़बड़ होगी, हॉल में वेरी सीरियस मिस्टेक। अब उन्होंने गलती की और कभी हम ये भूल गए फाइंडिंग्स, तो ये हमने नहीं लिखी, बाकी हमने लिख दिए। अब देखिए इसमें अगर थोड़ा और करें, फाइंडिंग्स है, ये जो रिपोर्ट है, ये कि यार क्या देखते हैं लोग, क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं पब्लिक, क्या कहती है मैनेजमेंट, क्या कहती है, फाइंडिंग्स हैं ये। तो फाइंडिंग्स इज द रिपोर्ट है, अब उसको छोड़ के आ गए, इसे कहते हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट का ना होना, ये जो आंखें बंद करके रटे लगाए तो उसमें मसला होता है। तो फाइंडिंग्स एक्चुअली मेन द होल रिपोर्ट, असल में जो भी आपने लिखा वो फाइंडिंग्स में लिखो। और फाइंडिंग्स में आमतौर पर होता है कि इसमें हम थोड़ी सी हेडिंग्स बना देते हैं, ठीक है। वर्ड के लिए इसमें हम कहते हैं मुझसे छोटी छोटी 2-3 हेडिंग्स 4-5 बना लेते हैं। शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में हम हेडिंग बनाते हैं। फर्ज किया आप किसी हवाले से फर्ज किया अभी कर रहे थे जी कि आजकल फर्ज किया हम ऑनलाइन जो है टीचिंग है, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें कि वेदर जो है इट इज सक्सेसफुल और नॉट, ये कामयाब है ये नहीं है, ये किस हद तक है। तो फाइंडिंग्स में फर्ज किया आप खुद इस पे ये नहीं कि कुरान में लिखा आपने फाइंडिंग में ये लिखना है, सर आपके अपने कॉमन सेंस है, आप जैसे हम यूं कर लेते हैं, इसमें हम जो है ना ले लेते हैं, फर्ज के एक हेडिंग रख सकते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, response of the old students, reaction of the management,
व्यू पॉइंट ऑफ द टीचर हम खुद बनाते जा रहे हैं कि वो कहते ये कहते हैं फलां कहते हैं आपको वो क्या कहते हैं। इसमें फाइंडिंग्स में आपने 4-5 हेडिंग खुद बना लेने हैं, ठीक है। इसमें कहता हूँ रिस्पॉन्स हो मैनेजमेंट। अब जब हेडिंग्स बना लेते हैं उसका फायदा ये होता है कि आपको इट बिकम्स अ बिट इजियर। अब अगर ये हेडिंग्स मिल गई बंदा कहता है इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं मैनेजमेंट वाले इस बारे में ये कह रहे हैं, स्टूडेंट ये कह रहे हैं, लड़कियां ये कह रही हैं, लड़कियों के वालिदैन ये कह रहे हैं, ठीक। ये आपने 4-5 हेडिंग लगा दे हैं। बल्कि पेपर का एक पक्का प्रश्न ये भी है कि जो हेडिंग्स जो है कि शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में लाजमी है कि नहीं। तो शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में हेडिंग्स जो है मस्ट लाजमी, राइट। हेडिंग्स आर अ मस्ट इन शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट। ये लाजमी ये बात ये भी एक लेंथ है, ये लाजमी एसेंशियल, क्योंकि ये नहीं कि ऑप्शनल है। इसमें शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट का हमने हेडिंग लिखते हैं और इसके बुनियाद पे आपने आपने हाँ इसमें एक और बात ख्याल रखते हैं कि फाइंडिंग्स में अक्सर स्टूडेंट्स का रजिस्टर लिख के आते हैं जी फलां ने ये कहा। फाइंडिंग्स आमतौर पर प्रेजेंट में हम कहते हैं जी लोगों का ये ख्याल है। ये तो हमने ऊपर लिखा था कि मतलब ये कि हम लोगों से मिले, इंटरव्यू किया, वहां जाके मुशाहिदा किया। तो फाइंडिंग जो है वो करंट सिनेरियो होता है। फर्स्ट के हम कहते हैं कि मतलब लोगों का फर्स्ट के मैनेजमेंट के लोगों का ये ख्याल है, देयर ऑफ द व्यू दैट ये चीज इसलिए स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, गर्ल्स आर ऑफ द व्यू कि ये चीज यूं है। बात समझ आ रही। तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली तकरीबन अंदाज हाल वाला हो, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि फलान स्टूडेंट ने कहा फलाने का, हम बल्कि उसको करंट उसमें लेके आते हैं जी मतलब वो ये कहते हैं उनका ये कहना है, ठीक। फिर थोड़ा सा ये करना है। फाइंडिंग्स के बाद जो अगली चीज है ये नंबर 3 है जो भी लिखता है। अब एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आती, कम से कम यार इस चीज को लेकर चल रहे मतलब स्टूडेंट को समझ है। क्योंकि मतलब जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया होता लेकिन आप उसे पास कर रहे होते हैं, आपके साथ उसने किया हो। मुझे याद है मैं एक दफा पेपर चेक कर रहा था, उसमें कुछ कैब के वर्ड्स थे। तो मैंने जब वो वापस दिए तो एक स्टूडेंट कहने लगा सर जी आप लगता है चीज देखते नहीं। ये देखिए मैंने तो शुगल में फलां चीज लिखी हुई थी और आपने मुझे इसमें अच्छे नंबर दिए हों। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा सर ये देखिए ये लफ्ज का मतलब ये मैंने इसका जो हैक का फर्ज किया मतलब शुगल में लिखा हुआ था हैक का मतलब सैर करना घूमना फिरना, तो आपने इसका ये लिखा हो। अब उसकी बात ये है कि मतलब उसने जो उल्ट पुल्ट लिखा था वो असल में होता है। मैंने कह रहा आप भी इल्म में नहीं लेकिन प्रैक्टिकली होता है, इस लफ्ज का ये एंगल होता है। तब इसने बताया मेरा भी शुरू किया तो वो भी सोचना शुरू किया अच्छा ये भी हो सकता है। बात पता एक चीज की डेप्थ में जब जाए तो उसके कई फैसेट्स फैसेट से मुराद लेते हैं एंगल, ठीक है। फैसेट में किसी चीज का आस्पेक्ट जाविया, फैसेट वैसे खाने को कहते हैं लेकिन इसी के डिफरेंट एंगल्स। और मैंने से पहले भी कहा कि बीसी के पर्चे में बीसी में बीसी तो बहुत पीछे की बात, असल तो इसमें मसला होता है कि सवाल समझ नहीं आता। इंग्लिश की अगर थोड़ी सी बेस हो बिलीव करेंगे 30 से 35 पढ़ते तो वहां से काबू आ जाए। बड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो 30-35 पढ़ते यहाँ से काबू आ जाता है। बाकी 30% जो है अगर बच गए तो वो जो आपका पेपर है। स्टूडेंट ने समझा होता जी मतलब ये बुक का हिस्से में की रट ली है या सी वालों की रट ली है, इस तरह पढ़ते हो जाएगा तो फिर वो लगे रहते हैं वंस ट्वाइस थ्राइस। तो ये जो एक डायरेक्शनलेस जो एफर्ट होती है ना ये गलत होती है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग से मुराद नहीं है कि मतलब फजूल जैसे गाड़ी की ड्रिफ्टिंग होती है कि बेसम फिरना, इस चीज से बचें। मतलब ज़ाहिर स्टेज पर कोई इतने ये स्कूल कॉलेज का इम्तहान नहीं है कि आपने शीटें खाली की में फर्जिंग की अगला आपको पास कर देगा, क्यों करेगा, ठीक है। ओके तो आई वाज सेइंग कि वी हमने स्टार्ट किया सबमिटेड टू फ्राम, फिर हमने कहा इंट्रो, फिर हमने कहा मेथोडोलॉजी, देन वी सेड फाइंडिंग्स। और फाइंडिंग्स के बाद अगली चीज कि नंबर 4 है जो उससे हम कहते हैं। तो ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ आपने इस ये लिखना है, ठीक है।
फाइनेंस का भी इस्तेमाल करना है, मेथोडोलॉजी का भी करना है, समरी का भी करना है। वैसे तो देखिए मतलब ये दुनिया है, उसमें हर फर्म हर कंपनी ने एक अपना फॉर्मेट रखा हुआ है, वे ऑफ राइटिंग में किसी का कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो है यूनिवर्सल सी हैं। थोड़ा बहुत 19-20 तो है, कोई बंदा कर रही है इसको आगे कर लेते हैं, इस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम से कम ये कहिए जो मैं कर रहा हूँ ये कर रही हूँ ये ठीक है, कोई इससे हट के अगर कोई पैटर्न है तो मुझे उससे मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। अब सवेरी का मतलब आपको बताइए इस चीज का बुक्स उसका खुलासा, जब आज तक उन्होंने मतलब एग्जाम में यही मतलब बच्चे मतलब सॉल्व किया एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट समरी ही को कहते हैं, ठीक है, बल्कि उसका बिल्कुल निचोड़ जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो एक एक लफ्ज से सवाल रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन एग्जाम में जनरली स्पीकिंग हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट हम रूटीन में हम समरी कहते हैं, इससे आपके लिए ठीक है, वरना रूटीन में थोड़ी अच्छे जो इदारे वो एब्स्ट्रैक्ट करें, लाइन इन रिपोर्ट का एब्स्ट्रैक्ट कर रहे तो उसका वो खुलासा फिर अब इसमें समरी से मुराद क्या है, ऑल ऑफ यू नो कि जो भी हमने ऊपर बात की कहाँ पे फाइंडिंग्स में, व्हाट एवर वी हैव डिस्कस इन द फाइंडिंग्स, अब उनके मेन पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हैं, कहते नहीं मतलब ये मतलब इसकी ऊपर वाली बातों का खुलासा ही है, ठीक है। फर्ज क्या मैं कहता हूँ, आपने एक रिपोर्ट लिखी है कि जो उसमें मतलब ये गाजी फर्ज किया जैसे आपने कहा कि मतलब स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट कम क्यों होती जा रही है, तो मतलब उसकी आपने सारी फाइंडिंग लिख दी और समरी फर्ज के इस तरह की बनेगी, इस टाइप की बनेगी कि मैनेजमेंट का मिसबिहेवियर, स्टूडेंट्स की केयरलेसनेस, टीचर्स की इनकॉम्पिटेंस, फीसों की ज्यादती आर द मेन कॉज, ठीक। और समरी में उसने एक चीज की जान लिखी थी जिसमें आपने ख्याल ये रखना है कि इन दिस केस यू आर नॉट सपोज टू ऐड समथिंग, इसमें आपने नई चीज कोई नहीं करनी, व्हाट एवर यू हैव डिस्कस्ड इन द फाइंडिंग्स आपने उसी को थोड़ा सा सम अप कर देना है, कैप कर देना है, इकट्ठा करना है, क्लियर। अब इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे जो अक्सर वो सवाल फिर आपसे पूछते हैं, इससे मिलती जुलती एक चीज होती है उससे कहते हैं कंक्लूजन, या अपने शायद बुक्स में देखा अक्सर लिखा होता है समरी और ब्रीफ कंक्लूजन, अब स्टूडेंट समझेंगे जैसे एक ही है, ये एक नहीं। अक्सर कंक्लूजन में ये सवाल पूछा जाता है कंक्लूजन क्या है, बस एक चीज देता हूँ, कहते हैं ये समरी है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन मीन्स किसी चीज का नतीजा, इससे मुराद क्या है, व्हाट्स माइंड बाय द वर्ड कंक्लूजन, इससे मुराद हम ये लेते हैं कि एक चीज आपने की है और उस मामले के बारे में आपकी जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मतलब आपकी यो आपके उस हवाले से जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, यानी कि सब्जेक्टिव ओपिनियन से मुराद लेते हैं कि आप उस बारे में क्या राय रखते हैं, हो सकता है 10 लोग उस चीज से इत्तेफाक ना करते हैं, ये कंक्लूजन का लफ्ज़ी मतलब होता है योर ओन ओपिनियन अबाउट सम इशू, ठीक। लेकिन रूटीन में जब हम कंक्लूड करते हैं इससे मुराद होती लेते हैं हम इसे इवेल्युएशन, अब थोड़ा सा उसको इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा ये मामला क्या है, ये जो इसका लफ्ज़ी और से मुराद है आपकी अपनी राय तो किसी भी इशू के हवाले से, लेकिन ये जो रूटीन की रिपोर्ट्स है उसमें आमतौर पर कंक्लूजन से मुराद ये लेते हैं कि जो भी आपने बातें लिखी हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि उसकी असल जो है रूट कॉज है क्या, ठीक है। वैसे तो आपकी राय होती है लेकिन हो सकता है राय से हट के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर भी वही राय बन रही हो, बट क्या कोई आपसे कहता है कि जी जितनी कोरोना का मतलब ये है तो इसका मतलब फर्ज क्या इफ आई एम आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन कोरोना, तो हो सकता है मैं कहूँ जी कंक्लूजन में कि जी आई थिंक मतलब ये कोरोना इज जस्ट अ फेक न्यूज, देयर इज नथिंग लाइक दैट, एक मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, तो मतलब ये कोरोना सिर्फ एक वैसे ही एक इन्फ्लेटर है जो मार्केट में आया है और उसमें ये एक सीजनल प्रॉब्लम जैसे होते हैं उस तरह का है, तो इसको उन्होंने मैग्नीफाई ये कंक्लूजन, ठीक है। या मतलब कंक्लूजन में हो सकता है कि आप किसी उस चीज के उस तरफ कर दें कि जो 10 लोग कह रहे हैं कि फलां चीज हम कहते मेरे हिसाब से भी इसका मेन कॉज फर्ज के ये है फर्ज क्या मैं कहता हूँ कंक्लूजन कि मतलब ये कंक्लूजन ये है कि इसका मेन कॉज हमारी जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज फर्ज किया, इसकी मतलब ये मास्क पहनने से कुछ नहीं होता बल्कि
हम लोग बड़े इनएक्टिव लोग हैं, सुस्त हैं, तो इसलिए क्योंकि हम बॉडी एक्टिव होती नहीं, इस वजह से बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है। तो कंपेयर इसमें फर्क हुआ कि नहीं? ये यानी कि सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन, आपकी ओपिनियन है किसी भी हवाले से, तो सारी बातों से आपने क्या नतीजा निकाला, ठीक है? तो डोंट मिक्स सामने इनको मिक्स नहीं करते, एक से थोड़ा इसको मिक्स करके आ। ओके, आगे जाएं तो इससे आगे क्या है? अब इसमें रिपोर्ट में एक चीज दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंतहाई अहम है, वो है रिकमेंडेशन। ये चीज रिकमेंडेशन के बाद तक हम इसको कहते हैं सजेशन, ठीक है? लेकिन आपने आमतौर पर एक चीज के लिए मतलब कि दोनों ने लिखने में से एक को लिखने में ये लिखना ये रिकमेंडेशन, जैसे आपको नाम से जाहिर है, इसको लोग कंफ्यूजन से अक्सर मिक्स करते हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना। रिकमेंडेशन से मुराद ये है कि जो भी मामला है, जो भी इशू है, अब उसके हवाले से आप क्या रिकमेंड करते हैं, तो वो रिकमेंडेशन का मेन फोकस क्या होगा? इससे मुराद हम यही लेते हैं कि जो भी मामला है इसका तोड़ क्या है, what measures, what steps can be taken to curb this problem, इस मसला जो भी है, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है कि ये मसला ना हो। तो रिकमेंडेशन का ताल्लुक कंक्लूजन से नहीं है, बल्कि एक चीज का हल है, एक चीज का सोल्यूशन, ठीक है? फर्ज के मैं कहता हूँ कि ये जो है, जैसे हम बात कर रहे थे फर्ज के जी के दाखिले कम होते जा रहे हैं, तो रिकमेंडेशन में आप क्या करेंगे कि आप क्या क्या स्टेप्स लें तो ये मतलब जो है आपके दाखिले बढ़ जाएंगे। बढ़ के हम कहते हैं कि मतलब ये कि आप जो कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करें, स्टूडेंट का रिगार्ड करें, उनसे प्यार से बात करें, उनको थोड़ा सा एक मतलब ये कि एक पढ़ाई के अलावा भी उनके साथ आप इंटरेक्शन होना चाहिए, या फर्ज किया जो है मैनेजमेंट के लोग उनकी फर्ज की तनख्वाहें थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में what steps, what measures can be taken to curb to control that problem, ठीक? अब इसमें आमतौर पर ये होता है कि इसकी थोड़ी नंबरिंग कर दी जाती है। देखिए आप ये जो भी मैं कह रहा हूँ इसका खाका सा भी दे देंगे लोग, दे डोंट एक्सपेक्ट समथिंग आपसे, उन्हें भी पता है कि स्टूडेंट्स है, ये थोड़ा कि आपसे रोको रखते हैं कि आप बड़ी कोई भारी अंग्रेजी में बड़ी नफीस किस्म, ऐसा नहीं। वो कहते चलो यार जो भी लिखो उसका कोई तो मतलब एक हो, सर पैर हो, कोई उसकी सेंस, ठीक? तो क्या हुआ, रिकमेंडेशन में आप क्या लिखोगे? इसमें आप वो स्टेप्स लिखते हैं जो कि हम ले सकते हैं। फर्ज किया आप कहते हैं कि मतलब ये पहली रिकमेंडेशन में रिकमेंडेशन ये है कि लोगों को टीचर जो है मस्ट बी हायर्ड ऑन मैरिट, टीचर्स को मैरिट पे हायर करने की जरूरत है, ठीक है? फिर हम कहते हैं जी मतलब सैलरी ऑफ द स्टाफ नीड्स टू बी इंक्रीज, स्टाफ की सैलरी बढ़ाने की जरूरत है। Students' right need to be tackled, need to be dealt with tenderly, student के साथ प्यार से बात करने की जरूरत है। तो ये मतलब इसमें आमतौर पर ये होता है कि रिकमेंडेशन में वैसे तो बड़ी कोई मतलब होता है, रिकमेंडेशन की बुनियाद पर अगलों ने कुछ फैसले करने होते हैं, तो इसमें बड़ा क्लियर कट लिखा होता है आप क्या क्या करें। तो स्टूडेंट की हद तक तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, वो तो आप जो भी हल्का सा लिखा है जी फर्ज किया तो कहेंगे यार ठीक है, बेसिक सा उसको है। आप इसमें ख्याल से भी रखना है कि ये लिखना आपने पीबी प्लस वॉइस, ये recommendation must be in plus voice. That means कि instead of saying we should hire competent teachers, ये active, आप इसकी बजाय कहेंगे hire and competent teachers need to be hired, must be hired. समझ आ रही? ये थोड़ा सा ख्याल रखें तो नंबर थोड़े ज्यादा आ जाए। तो ये आपकी है शॉर्ट। अब इसमें जो भी हमने बात की है, इसमें अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो बताएं। ये शॉर्ट रिपोर्ट जो इफेक्टिवली आपने, एक तो पार्टिसिपेंट्स पता नहीं इस टाइम सोए होते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग को लेके बैठे रहते हैं, अल्लाह के बंदे रिकॉर्डिंग इज फाइन, लेकिन रिकॉर्डिंग के अलावा भी कुछ चीज होती है ना, ये जो इस वक्त बात हो रही है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग। में मैं अक्सर कहता हूँ टीचर की किसी बंदे की मखसूस बुक पढ़ने से वो उसका
अब डॉक्टर जाकिर नाइक की बेशमार्क बुक सिस्टम है, उनको पढ़ना हो बात उनको सुनना हो, ठीक है। इसलिए कोई भी मतलब बंदा हो, किसी भी लेवल का हो, वो जो काम कर रहे हैं उससे अगर आप जितना राब्ता ज्यादा हो उतना फायदा हो। जी, इसमें अभी हमारे पास तो एक हाशिर ही है। हाशिर जी सर, क्या कहते हो इसमें जो बात की, इसमें कहीं कोई यू फाइंड एनी कंफ्यूजन समवेयर तो बताएं, इसमें ये मसला है जी, ये बात क्लियर नहीं। ये वर्ल्ड एग्जाम में आपने ये चीज लिखनी है, शॉर्ट रिपोर्ट, और मैंने बताया कि आप फैसला कर लो ये फॉर्मल है, ठीक है। हाँ, माशाल्लाह, ओके। तो अब इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, हम इसमें बात कर लेते हैं कि शॉर्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, क्लियर। अब फॉर्मल का तो हमने सारा तफसील कर ली। तो फर्ज किया कि होंगे शॉर्ट इनफॉर्मल, अगर शॉर्ट रिपोर्ट इनफॉर्मल, इनफॉर्मल शॉर्ट रिपोर्ट, लेकिन इनफॉर्मल अगर है तो फिर मतलब पहली बात तो ये कि इसमें वो तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आपने खुद फैसला करना है कि दिस थिंग इज इनफॉर्मल और क्लियर। इनफॉर्मल होने का मयार वही है कि जैसे आपको बताया कि मामला उतना संजीदा नहीं होगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर ये चीज अक्सर बुक्स में लिखी हुई गलत है कि शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, ठीक है। इसमें असल में ये सब इनफॉर्मल में आते हैं, लेटर रिपोर्ट, ठीक है, या मेमोरेंडम रिपोर्ट, ये जो है ये इनफॉर्मल में आते हैं, ठीक है। कई बुक्स में उन्होंने लिखा है ये फॉर्मल है, प्लान है, और एक होती है फॉर्म। तीन रिपोर्ट जो है दिखाम ये इनफॉर्मल में आते हैं, लेटर रिपोर्ट, मेमोरेंडम रिपोर्ट, फॉर्म रिपोर्ट। ये जो है ये तो एक कहने को है। फॉर्म रिपोर्ट से मुराद क्या है, लेकिन एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज जो आपने क्या की है, ये प्रिंट हुई हुई है, मतलब आप कहीं दाखिले के लिए जाते हैं तो आपको जो है एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, वो भी एक लिहाज से फॉर्म रिपोर्ट। आप किसी थाने में जाना पड़ते हैं, वो आपसे कहते हैं जी ये भरें जी, ये फलाना हमारा, ये फॉर्म रिपोर्ट है। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आप लेने जाते हैं, वो आपसे कहते हैं ये है, इसको भर के दे दें हमें, ये वो फॉर्म रिपोर्ट है। कोई भी चीज अगर प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है ना, वो कोई लाइसेंस है, वो किसी भी जगह उससे हम कहते हैं, जैसे आप किसी अस्पताल में खुदा खासा जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी अच्छा जी पहले ये इसको भरें जी, आपका नाम क्या है, नाम क्या है, किसके साथ लाइन से लेकर ये फॉर्म रिपोर्ट है, ठीक। एमसीक्यूज की हद तक तो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऑब्वियसली दे कैन नॉट आस्क यू टू राइट अ फॉर्म रिपोर्ट, इस तरह नहीं। एग्जाम में वो आपसे जैसे कह रहा हूँ इनफॉर्मल रिपोर्ट में लेटर रिपोर्ट है, मेमोरेंडम रिपोर्ट। अब लेटर रिपोर्ट क्या है, फर्ज किया अगर वो एग्जाम में आपसे कहता है जी कि मतलब राइट अ लेटर रिपोर्ट, हाँ, तो फिर आपने इस अंदाज से चलना है, फिर वो नहीं कहना जो मैंने पीछे बात की शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट। अब देखिए अगर लेटर रिपोर्ट आपको लिखने का कहा जाता है तो इसमें क्या होगा, नाम से जाहिर है कि इसमें फॉर्मेट लेटर का होगा, आपने लेटर के स्टाइल से इसे स्टार्ट करना, ठीक है ना। करके आपको कहते हैं लेटर रिपोर्ट लिखो, ये आपने जैसे आउट से एड्रेस दिया, ये इन से एड्रेस दिया, ये सब्जेक्ट दिया, ये सैल्यूटेशन दी, ठीक है ना, इससे हमने बात की थी। ये जो बॉडी है, बॉडी में आगे फर्क आना शुरू हो जाएगा, मतलब लेटर का स्टाइल होगा, लेकिन ये बॉडी ऑफ द लेटर है जैसे होती है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट जो है उसमें लेंथ बढ़ जाएगी, दैट्स व्हाट। बाकी 100% वही स्टाइल होगा जो लेटर का होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सिग्नेचर। तो यहाँ पे सिर्फ ये रूटीन में एज आई वाज सेइंग दैट रूटीन में जो है लेटर कितने का होता है, 2 to 3 पैराग्राफ का होता है, और रिपोर्ट की सूरत में जाहिर है वो तकरीबन 5-6 पैराग्राफ हो जाते हैं, कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। बस यही डिफरेंस, बाकी आपने स्टाइल वही रखना है, हाँ, जैसे लेटर लिखते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं लेटर रिपोर्ट लिखें तो उससे फिर वो नहीं लिखना जो हमने पीछे डिस्कस किए, शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट,
फिर उस तरह का कुछ भी नहीं लिखना, उस सूरत में आपने इसी स्टाइल से चलना जी। ठीक है जी, लेटर रिपोर्ट है तो लेटर का फॉर्मेट रखते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है लिखने के अलावा, लेटर रिपोर्ट में आपने बाकी वही किया, सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर में आके लेंथ बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब जाहिर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो लेंथ तो बढ़नी है, सिर्फ डिफरेंस बॉडी में आता है। ठीक, बस ये एक पॉइंट है, बाकी 100% वही चीज। अब इसमें जो क्वेश्चन दैट यूजुअली आस्क्ड एग्जामिनर्स के, वो आपसे पूछते हैं कि भाई लेटर रिपोर्ट में और शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में फर्क क्या है। इसमें बड़ा बारीक सा फर्क है। लेटर रिपोर्ट में देयर आर नो हेडिंग्स, इसमें हेडिंग्स नहीं होती है। इसमें लेटर रिपोर्ट में देयर आर नो हेडिंग्स, हेडिंग नहीं। इसमें आप जैसे हमने कहा ना शॉर्ट रिपोर्ट में तो इसमें कोई हेडिंग, पर शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में मैंने पीछे हम बात कर रहे थे, उसमें हेडिंग्स लाजमी है, तो फर्क आ गया। ठीक है, एंड short formal report headings are a must. In case of letter report, there are no headings. जैसे लेटर में रूटीन में लिखी जाती है उस, हाँ इसमें ख्याल से भी रखना है, इसमें भी सीक्वेंस वही होगा। अगर थोड़ा और करें फर्ज के लेटर रिपोर्ट आप लिख रहे हैं, इसमें चीज वही आप कर रहे होंगे जी। जैसे हमने लिखा जी फलाने फलान को सबमिट करवाए, फिर आगे जैसे हम इंट्रो की बात करते हैं, फिर मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, चीजें वही होंगी, लेकिन विदाउट उसको हम हेडिंग नहीं देंगे, बल्कि उसी सीक्वेंस में आगे चलते जाएंगे। इसमें जाके फाइंडिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमने हेडिंग को दे दी, ये फाइंडिंग्स हैं, ये समरी, ये कंक्लूजन, बस क्लियर। तो अगर लेटर, अब होता क्या है कि अगर आपको एग्जाम में कहते हैं एक लेटर रिपोर्ट लिखो, स्टूडेंट ने वो कहते नहीं मैं तो शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट लिख के आया हूँ, सर ने पढ़ाया था, मुझे बड़ा पक्का पता था, देखो तो उसे लग क्या कह रहा है। तो आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी कि मतलब एक दफा उन्होंने इस तरह के टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, उन्हें कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से मतलब कि हम कितने मतलब वो हैं अलर्ट हैं। उन्होंने कोई 1,500-2,000 बंदों को बुलाया कहीं और कहा जी कि मतलब ये 3 पैसेजेस हैं और उनको शीट्स दीजिए कि मतलब इसमें उनका जी मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको करें जो भी करना है। तो प्रैक्टिकली उन्होंने देखा जी कि मतलब ये कि वो फर्ज के 2,000 लोग थे, उसमें से तकरीबन जो है 101-2 लोगों के सब ने वो सारा पर्चा हल किया। उन्होंने इंस्ट्रक्शन में हालांकि लिखा था कि यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस पेपर, जस्ट राइट योर रोल नंबर एंड नेम एंड लीव। उन्होंने बताया कि ये देखिए 2,000 हम सहमत से नहीं करते, 2,000 मतलब एक या दो ने सिर्फ उसको पढ़ा कि यार ये उन्होंने वैसे ही हमारी वो देख रहे हैं, तो पर्चा हल नहीं करना, वैसे रीडिंग करके उसको वापस दे देना। अब देख कि 2,000 बंदे ने वो चीज नहीं पढ़ी जो मांग रहे, तो इसलिए हमारे यहाँ हम बस ठीक है, ये हो गया जी। और ये हो गया लेटर रिपोर्ट। अब मेमोरेंडम रिपोर्ट जो है ये उन्होंने आमतौर पर तो नहीं पूछते, लेकिन मेमोरेंडम रिपोर्ट की बेस क्या है, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि मेमोरेंडम रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये भी जाहिर है उस शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट से थोड़ी मुख्तलिफ थी। ठीक है, मेमोरेंडम रिपोर्ट समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मेमो क्या चीज, ये तो बाद में समझ आएगा। मेमोरेंडम रिपोर्ट जो है, क्योंकि मेमो और मेमोरेंडम रिपोर्ट दो मुख्तलिफ चीजें, स्टाइल एक ही है तकरीबन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम क्या चीज। बाद स्टूडेंट ये भी कह रही राइट अ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम को हम मुख्तसर करके भी कॉल दैट मेमो, इसको हम मुख्तसर करके कहते हैं मेमो। और इसमें से कोई एक लफ्ज लिखना है, या ये लिख लेंगे, एक आमतौर पर हम ये लिखते हैं मेमो। ठीक, ऊपर मसलन पढ़ के आप कहा ना लिखो, तब स्टार्ट इस तरह करते हैं, ये लिखा मेमो, और इसको पढ़ा मेमो स्टैंड फॉर मेमोरेंडम। क्लियर। अब इसमें आपने करना क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स को ये कहा जी कि मतलब एक फलां हवाले से एक मेमो लिखे। अब स्टूडेंट कहता है यार मेमो पता नहीं क्या होता, मैं तो लेटर लिखा है। तो बात ये है कि जो आपसे पूछा जा रहा है अगर उससे आप सिर्फ आप आ ही नहीं रहे, तो आप क्या समझे नंबर किस चीज के आएंगे, कॉमन सेंस की बात है। मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप हमसाये का नाम बता रहे हैं, तो क्या
तो इसमें पहले ये समझें कि अगर इफ यू आस्क्ड टू राइट अ मेमो या मेमोरेंडम, इसका आप बचपन से सुन रहे होंगे। मेमो का मतलब होता है एड टू मेमोरी, इसका लफ्ज़ी मतलब है एड टू मेमोरी। कोई भी चीज जो कि आपकी याद दिलाने के लिए, आपको कुछ रिमाइंड कराने के लिए हो, उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम। कभी कभी तो यही बच्चों वाला सवाल पूछा जाता है कि मेमोरेंडम स्टैंड फॉर, मेमोरेंडम का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट somehow helps you in recalling something, वो something मेमोरेंडम। ये मेमो, इनमें से एक लफ्ज लिख दिया, फर्ज के आपने मेमो लिख दिया, इसका लिख लो, ये सिंपल। और ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ना मुझे ये सब कुछ लिखना शुरू करने टू मेमोरी और बाद में पता चलेगा। मेमो हमने लिखना कैसे, किस तरह लिखना स्टार्ट करना है, ठीक, इसको अंडरलाइन कर लें, ओके। और उसके बाद आपको पता ही है कि अक्सर स्कूलों कॉलेजों में आपने सुना होगा कि मेमो इशू हुआ है। तो मेमो मतलब कॉलेज में आईसीए में बारे में आपने लिखा होगा, वो कहते हैं उन्होंने मेमो इशू किया है सारे वालों ने। तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ हवालों से आप, हाँ, बल्कि मेमो के हवाले से जो पक्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि जो मेमो जो है ये इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है? मेमो जो है इज ऑलवेज इंटरनल। ये मतलब काफी स्टूडेंट से पूछते हैं मेमो इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है? इसका ताल्लुक उस इदारे या ऑर्गेनाइजेशन से है, तो हम कहते हैं इट इज ऑलवेज इंटरनल। ये बात ध्यान में रखते हैं। इसको किसी भी शक्ल में पूछ सकते हैं मेमो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल है, मिक्स्ड है क्या, तो हम कहेंगे जी मेमो जो है ये मेमोरेंडम, इसका ताल्लुक उस इदारे या ऑर्गेनाइजेशन से है, इट इज ऑलवेज इंटरनल। ठीक, एक तो पक्का क्वेश्चन ये है। और इसमें लिखने का स्टाइल क्या है? इट्स वेरी सिंपल। ऊपर आपने लिखे मेमो, इसके नीचे आ गए, इधर यहाँ लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम के आगे डबल डॉट आ गए कि मतलब किसकी तरफ से इशू हो रही है, उस बंदे या बंदी का नाम और डेजिग्नेशन। ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्टर आईसीएम, और उनका नाम पढ़ गया मिस्टर सरफराज डायरेक्टर आईसीएम, या जो भी आपके उसमें। ठीक, फ्रॉम देखिए अगली लाइन में आ जाए टू का मतलब किसको आप डबल डॉट लगा सकते हैं। देखिए ये बात पर दो चार लफ्ज लिख के नंबर आने होते हैं और स्टूडेंट उसके लिए पूरी इसकी भी रिपोर्ट लिखा आता है, ये लेटर लिखा आता है, तो बेतुकी रेलेवेंट बातों से तो काम नहीं बनता है जी। टू का मतलब है किसको लिखा जा रहा है, इसमें जिसको भी आप लिख रहे हैं, किसको पढ़ के, मैं कहते हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, टू पढ़ किया ये है, आप एक मेमो लिख रहे हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑपरेशनल लेवल। ये हम कहते हैं ये हमारा इसकी जो है समझिए हेडिंग है, जो भी कहें ऑपरेशनल, और इसको जो है अब से थोड़ा अंडरलाइन कर दिया जाता है आपके पास, कि जिनको आप मुखातिब कर रहे हैं। फर्स्ट के हम कहते हैं जी मेमो, हाँ मेमो में देखिए दो तीन बातें सवाल में पूछते हैं। एक तो मेमो हमेशा इंटरनल होता है, दूसरा ये कि मेमो की जो ऑडियंस है, मेमो जिनको आप लिख रहे हैं, वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। ये भी मतलब अक्सर उन्होंने पूछा मेमो जी वेट में कॉमा आएगा, नहीं नहीं, ये मतलब ये आपने दो चीजें लिखनी है ना, तो दो को थोड़ा सेपरेट तो करोगे ना। और इसके मैं कहता हूँ किसने इशू किया, फ्रॉम, हाँ मतलब आप कहते हैं जी मिस्टर, हाँ भाई एक चीज है, और इधर आपने लिखा है जी डायरेक्टर। तो आपने मुझे इन चीजों को इस तरह करना कि ये चीजें अलग अलग लगे शायद, इसको लग इसलिए मैं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा कॉमा का टाइप डाल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर जो है फर्ज किया आईसीएम, ओके, ये लिखा जी। टू हो गया जो भी आपका जिनको मुखातिब कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएमपी। आगे क्या होगा, वही बच्चों वाली चीज, आगे होगा सब्जेक्ट एसयूबी, किस मौजू का वो है, जैसे हमने पीछे बात की लेटर में मौजू क्या पढ़ के आप कहते हैं आज के मेमो का मौजू है जी द न्यू ड्रेस कोड, नया ड्रेस कोड जो है वो क्या है, ये पढ़ किया।
सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये भी मैंने इसको लगाई है ऊपर लाइन, यहाँ तो लाइन यहाँ तो हम रूटीन में लिखते हैं, लाइन की जरूरत यहाँ पे है, यहाँ आपको सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ इसको लाइन करने जस्ट हाईलाइटेड अ बिट, थोड़ा सा इधर से दबाया हो जाएगा और आगे आगे लिख देंगे, ये लिख दिया। तो डेट उसी स्टाइल से आपको बताया कि फर्ज किया महीना लिख के और आगे जो नीचे लिख दिया आपने। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने थोड़ा सा गैप डाल के इधर उसको शुरू कर देना है। कि मैमो जो है वो उसमें मतलब बात क्या कह रहे हैं, इसमें फिर वही बात, मैमो का मकसद कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता, ये तो सिंपल सी चीज होती है कि मतलब इसमें आप सिर्फ आपका बुनियादी मकसद किसी को इन्फॉर्म करना होता है। आमतौर पर ऐसा लिखा जाता है कि जो मेमो है, दिस मेमो is being issued to inform all the students of operational level that the new dress code is this। तो ठीक है, न्यू ड्रेस कोड कहाँ है, और इस मेमो में एक भी चीज थोड़ी सी अक्सर वो कंफ्यूज करती है, वो अक्सर इस राइटिंग में, इस लिखने के दौरान एक चीज लिखी जाती है WEF, या आपसे एग्जाम में ये पूछ भी सकते हैं कि WEF चीज क्या, ये मैं वैसे ही करना, इसको अलग नहीं लिखना, ये वैसे मिसाल, इसका मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम, ये जो प्लान जो भी एक रूल ऑर्डर आया है, ये कब से इस पर अमल होगा, ठीक है। ये मैं वैसे ही इसको साइड पर लिखा हुआ है ना, इसको साइड पर लिखना शुरू कर दूं, ये इसी में आएगा, इसी में पढ़ के मैं कहता हूँ द न्यू ड्रेस कोड इज दिस WEF विद इफेक्ट फ्रॉम, क्योंकि बात कर होता है ना कि दफा एक चीज है, ये WEF से इसलिए फर्क पड़ता है कि दफा एक चीज वो लिखते हैं तो उसमें फर्ज के वो कहते हैं जी कि ये जो है पेंशन में फर्ज के इजाफा कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम January 1st 2020। अगर फर्ज के ये लिखा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को पिछले साल दो की जो पेंशन वो भी इजाफे के साथ मिलेगी, फर्क आ गया। इट इज पॉसिबल कि विद इफेक्ट फ्रॉम किसी कमिंग डेट के हवाले से हम कहते ये हमने रूल बना दी है विद इफेक्ट फ्रॉम फर्ज के, मैं कहता हूँ कि नवंबर 6 2021, तो इसका मतलब अभी नहीं, महीने या 2 महीने बाद, ठीक। ये चीज आपने लिख देनी, और ये भी आमतौर पर एक पैराग्राफ होता है, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद मेमो का सिर्फ बताना होता है, इसमें कहानियां नहीं, रूटीन मेरी जस्ट वन पैराग्राफ, अगर इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ ग्रेड 6 दैट के फर्ज के उनके जो है उनकी जो इंक्रीमेंट जो है उसको 2000 से फर्ज के 2102 रुपए कर दिया गया, गरीबों के इंक्रीमेंट इसी तरह लगाते हैं, ठीक है। पर ये आपने, लेकिन इसके लिए ये कि आप कहीं से भी थोड़ा सा इसका एक वो देख लें, क्योंकि फिजिक्स क्लास में बंदा थोड़ी कॉपी वगैरह भेजता है, बट इसमें बहुत ज्यादा ये इस तरह नहीं करना कि पास में 10 जगहों पर एक चीज को देखते हैं, उससे उनका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो जब वो बताने वाला अगर एक चीज बता रहा है तो अगर आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि भाई ठीक बता रहा है तो इट्स ओके, ठीक। और ये मतलब इसको यहाँ लिखना है, ये है इसका, और इसके बाद इधर लिखना है आपने क्या, जो इश्यूइंग अथॉरिटी है जिसने मेमो इशू किया उसका नेम फर्ज किया, इसमें अगर हम लिखें मिस्टर बेग, ठीक है, मिस्टर बेग, और आगे उनका सिग्नेचर, ठीक है, नीचे नाम, यही नाम दोबारा राइट साइड पे लिखते और ऊपर सिग्नेचर कर दिया। अब बात कर, वो आपसे इसको थोड़ा सा वो मतलब सवाल इस तरह घुमा देता है, वो कहते हैं ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये समझ, ये नहीं मैं कह रहा, ये बॉडी रियल, ये क्या है कॉन्सेप्ट के लिए हम इसी पेपर में ये चीज लिखते ही नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं ये इंट्रोडक्टरी पार्ट्स जो हमें ऊपर लिखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ये जो है जैसे आपको नजर आएगा ये इसकी बॉडी, ठीक है। और ये जो मैंने ऑप्शन पर लिखा है कि उसके एंड पे जाके उस इश्यूइंग अथॉरिटी का नेम डालेंगे, जिसको कहते हैं टर्मिनल सेक्शन,
सवाल का तो आप फर्ज किया वो आपसे, लेकिन सवाल को समझने की बात है। आपसे वो कहते हैं जी मेमो के मेन पार्ट्स कितने हैं, तो स्टूडेंट उसका जवाब अक्सर ये देगा जी फ्रॉम टू सब्जेक्ट डेट। हालांकि वो ये नहीं कह रहा, वो ये पूछ रहा है मेमो का मतलब एक पार्ट चाहिए मैं ठीक, वो ये मांग रहा है, स्टूडेंट उसका जवाब ये लिखे। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये चीज लिखते नहीं, इनमें से कोई जल्दी सवाल नहीं करते। नाम कहते हैं इंट्रोडक्शन, नाम कहते हैं बॉडी, नाम कहते हैं टर्मिनल सेक्शन, ठीक है। लेकिन वो ये एग्जाम में यही तो गेम है, द वे थिंग्स आर आस्क्ड, जिस तरह पूछे उसके हिसाब से चले। अब ये है मेमो। अब एक छोटी सी बात जो मैंने पीछे बात कर रहा था कि मेमोरेंडम रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, तो आप देख लें मेमोरेंडम रिपोर्ट बात हो रही थी ना, मैंने कहा था कि इनफॉर्मल रिपोर्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर, उसे हम कहते हैं लेटर रिपोर्ट, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेमो, मेमो की शक्ल में उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम रिपोर्ट। अगर आपने सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू राइट मेमोरेंडम रिपोर्ट, अब स्टूडेंट ने आंखें बंद करके उसको लिखा ना, अच्छा देखो तो सेगला क्या कह रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ जगहों पर आप किसी से बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो जाए तो उल्टा गल पड़ जाता है, बाज़ लोगों की आप इज्जत करके खुश होते हैं, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो मेमोरेंडम रिपोर्ट अगर आपको लिखने का कहा जाता है तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, उसमें आपने ना लेटर का स्टाइल रखना है, ना ही आपने उसमें शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट का स्टाइल रखना है, उसमें मेमो का स्टाइल रखना ही है। ये मेमो है, ये मेमोरेंडम रिपोर्ट नहीं है। लेकिन इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अ मेमोरेंडम रिपोर्ट, तो आपने क्या करना, फिर मेमो का स्टाइल अपना लिया, बॉडी में आगे फर्क डाल दो। जैसे मैंने लेटर रिपोर्ट में कहा, इसमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1-2 पैराग्राफ आप 5-6 पैराग्राफ लिखते हैं, बस इसमें फर्क आता है, 5-6 पैराग्राफ रहेगा यहाँ, ये मेमोरेंडम, बाकी वही स्टाइल है। मेमोरेंडम रिपोर्ट में मेमो के स्टाइल से स्टार्ट करेंगे, बॉडी लेके जाएंगे, इसी तरह एंड करेंगे जैसे मेमो का स्टाइल है। लेकिन जैसे आपको बताया कि अपेट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है कि इनमें फर्क क्या है, तो मैंने बताया कि इन केस ऑफ शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट हेडिंग्स आर अ मस्ट, वी कैन नॉट इग्नोर। शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में हेडिंग्स लाजमी, लेटर रिपोर्ट में देयर इज नो रूम फॉर हेडिंग्स, लेटर रिपोर्ट में हेडिंग्स होती ही नहीं है, और मेमोरेंडम रिपोर्ट में हेडिंग्स आर ऑप्शनल, दे माइट और माइट नॉट बी, ये बात समझने वाली। लेटर रिपोर्ट में, शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट में हेडिंग्स हमेशा होंगी, लेटर रिपोर्ट में हेडिंग्स होती ही नहीं, और मेमोरेंडम रिपोर्ट में हेडिंग हो भी सकती है और नहीं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें पेपर में पूछते हैं। स्टूडेंट ने एक अपना वो दुनिया बनाई होती है, किताब, मुझे किताब पूरी याद है, तो किताब याद करने का क्या था। जैसे अब एक छोटी सी मिसाल दी है कि मेमो अक्सर स्टूडेंट को पता होता है, लिखते हैं फ्रॉम टू, वो कहता है जी उसके बताएं जी 3 मेन पार्ट्स कौन से, तो अक्सर स्टूडेंट कहेंगे यार मेरे हिसाब से सब्जेक्ट और डेट मेन पार्ट्स है, 2 मेन पार्ट, थोड़ा सा गहराई में जाए तो ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, इंट्रोडक्टरी, बॉडी, टर्मिनल सेक्शन, आप ये 3 मेन पार्ट। इसलिए मतलब गेम ये है कि जो चीज रेलेवेंट चीज है उसको पकड़ने की तो गेम होती है, कि 10 फजूल बातें मतलब करने से बेहतर नहीं बंदा एक सही बात करना, ठीक है। तो लेकिन जाहिर है एज यू नो कि मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये किसी एक बुक को पढ़ने से डेवलप नहीं होते हैं ना, अगर आप खुद एक पीक काटते हैं तो देन यू आर केपेबल इनफ टू करते हैं, वरना मतलब बाद टीचर खुद भी उसी किताब से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, टीचर के स्टूडेंट के पास क्या पढ़ना, आप खुद सोच कि भी मखसूस किताब पढ़ के तो आपको अंदर की बात का तो पता ही नहीं होता, पर ये छोटी सी बात का अक्सर बुक्स में उन्होंने इस एंगल से बात लिखी नहीं, स्टूडेंट क्या करे, ठीक है डियर। तो हाशिर यार ये बाकी वाम कहाँ होती है, दे डोंट फील लाइक अटेंडिंग अ लेक्चर, मसला क्या है, स्टूडेंट सोए होते हैं क्या हाशिर, क्या परसेप्शन है आपकी, व्हाट्स द रीजन, 6 लेक्चर ओके ओके। तो बहरहाल ये है कि उसमें चलो इंशाल्लाह रिकॉर्डेड में भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, स्टूडेंट असल में थोड़े अगर सामने हों
तो उसको थोड़ा सा फायदा ये होता है कि स्टूडेंट को समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ सवाल बीच में पूछ लेता है और थिंक बिकम मोर क्लियर। तो बहरहाल हाशिम, एनीवे, नॉट हाशिम, हाशिर, हाशमी, हाँ। तो ये हमारे सारा सिचुएशन है। तो ये आपका मैंने बताया कि जो भी हमने आज हमारा जो है तीसरा लेक्चर था, वट एवर वी डिस्कस सो फॉर, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से लेके चलें तो यकीन जाने आपका 40% पर्चा तो यहीं से कम हुआ है। बाकी इन एडिशन टू जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं आपका कम्युनिकेशन के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हवाले से, छोटी मोटी कुछ टॉपिक्स हैं उनको मिक्स फॉर्म में इंशाल्लाह लेके चलेंगे और एग्जाम में अल्लाह ने चाहा तो गपशप में पर्चा पास हो जाएगा। राइट जी। तो आप जो है वंस अगेन जो है आपसे कह रहा हूँ कि जो भी साथ जो है वो इंग्लिश विद द डिफरेंस जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। उसमें ये चीज़ें मैंने मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ डिटेल में डिस्कस की हुई, उससे थोड़े समझ बंदे को फर्दर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग here for such a long time. I send my special thanks to you. Okay. Okay. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी। इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। ओके, आशिर से खुदा हाफ़िज़।